वेलकम एवरीवन। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ रहे हैं क्लास 12th का विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र में हमने काफ़ी कुछ जानकारियां ली है और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग प्रॉपर क्लासें अटेंड कर रहे हैं और प्रॉपर रिवाइज भी कर रहे हैं। तो रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करोगे तो होगा क्या कि पुरानी क्लास में पहला क्या पढ़ा था वो आप भूल जाओगे और फिर आगे आप सोचोगे कि सर ये कब बताया था। इसलिए थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10 मिनट करके पुराना रिवाइज कर लिया करें। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने करे थे कुछ क्वेश्चंस विद्युत क्षेत्र के ऊपर, और आज आगे चलते हैं उसी विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। और विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में हमने विद्युत क्षेत्र कर लिया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली थी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सदिश रूप भी हमने कर लिया था। अगर हम बात करें कि चलो विद्युत क्षेत्र आपने एक बिंदु आवेश लिया और एक दूसरा बिंदु आवेश है, दोनों आवेशों की वजह से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो कि आपने एक टेस्ट चार्ज लिया था Q और यहाँ पर कोई आवेश है Q। क्लियर है? इन दोनों से एक विद्युत क्षेत्र बन चुका था जिसको हमने स्टडी करी थी, जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आती है E से दर्शाते हैं, और E बराबर क्या होता है F/Q, और ये F/Q जो Q होता है उसी को हम क्या लिखते हैं KQ/R²। और अगर सदिश रूप में लिखोगे इसी को तो क्या हो जाएगा KQ/R³ × R वेक्टर। यही किया था। ये सारा हमने कर लिया है किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर मान लो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल ले लिया जाए, यानी बहुत सारे आवेश एक ही सिस्टम के अंदर लगे हुए हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा। एक से अधिक आवेश अगर उपस्थित है, या फिर आप कहना चाहो तो ये कह सकते हो कि एक से ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, तो सबका मिलाकर के टोटल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, वो कैसे निकालेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास शुरू। विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण से मतलब क्या होता है, यानी एक से अधिक को अध्यारोपित कर दो। और अध्यारोपित मतलब एक कोई सिस्टम लेना है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हो, और वो बहुत सारे पार्टिकल मिलके क्या करेंगे, एक सिस्टम का निर्माण करेंगे, और वो पूरा सिस्टम यानी निकाय जो होता है वो निकाय क्या करेगा, कंप्लीट विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसके लिए हमने जैसे कूलाम का नियम पढ़ा था, तो कूलाम के नियम के अंदर हमने बलों के लिए एक अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, और उसमें हमने क्या करे थे, बहुत सारे बल उपयोग में लेके सबका सदिश योग किया था। उसी तरीके से सेम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के लिए भी हम सिद्धांत यूज करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार, तो लिखना शुरू कीजिए, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय में विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के विद्युत क्षेत्र के सदिश योग, कौन सा योग करना है, सदिश योग के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, सदिश योग के बराबर होगा। तो हम अगर निकाय की बात करें तो निकाय किस तरीके का बनेगा, देखिए इधर लिखिए, माना
एक परीक्षण आवेश Q0 है जिसके चारों तरफ दूसरे आवेशित कण उपस्थित है जिनके मान Q1 Q2 Q3 एंड Qn है तथा इनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 R2 R3 Rn है तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र निम्न प्रकार से होगा। देखिए इधर मैंने क्या बोला है कि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई निकाय है और उस निकाय में एक से ज्यादा आवेश उपस्थित है, आवेशित कण उपस्थित है, तो उस निकाय का विद्युत क्षेत्र उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के तुल्य होगा। क्लियर है? और हम अगर मानते हैं कि एक कोई टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश जिस पे परीक्षण करना है और उस पे आवेश का मान क्या है Q0 और उसके चारों तरफ जो आवेशित कण है उनके मान है Q1 Q2 Q3 Qn तक और उनके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो E1 E2 E3 En तक होगा और उनके स्थिति सदिश जो है वो क्रमशः आपको दे रखे R1 R2 R3 Rn तक। तो क्या होगा, इनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और जैसे ही क्लास एंड होती है उसके बाद आप इसका नोट प्रिपेयर कर लें। चलिए, तो इसका कंसेप्ट कुछ अलग नहीं है, वही कंसेप्ट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं और उसी कंसेप्ट के ऊपर चलता रहेगा ये। चलो मैं मान लेता हूं कि ये कोई भी हमारा क्या है निर्देश तंत्र है और निर्देश तंत्र में यहां पर एक आवेश है जिसका मान है Q0 और इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का जो स्थिति सदिश होगा वो R0 है। कितना है? R0 या R0 और इसके चारों तरफ मान लो यहां पर एक आवेश है जो कि क्या हो जाएगा Q1 आवेश Q1 और यहाँ पे स्थिति सदिश R1। अगर आप यहाँ पर मानते हो तो एक दूसरा आवेश Q2 है और इसका स्थिति सदिश R2 है। एक तीसरा यहाँ पर उपस्थित है और इसका आवेश क्या है, स्थिति सदिश है इसका R3 Rn बोल दो और इसका परीक्षण चार्ज क्या है, सॉरी इसके ऊपर आवेश कितना है Qn है। क्लियर है? ये मैंने क्या किया है कि यहाँ पे Q0 जो है वो परीक्षण आवेश है और परीक्षण आवेश हम कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। और अगर ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या करेगा, ये धनात्मक और ये भी धनात्मक, तो धनात्मक आवेश के ऊपर क्या लगाता है, प्रतिकर्षण लगाता है। प्रतिकर्षण लगाता है इसलिए मैंने कल बोला था कि अगर कोई भी धनात्मक आवेश है, इस धनात्मक आवेश से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ लगाएगा। किधर लगाएगा? बाहर की तरफ लगाएगा।
जैसे हम विद्युत बल रेखाओं की बात करेंगे तो विद्युत बल रेखाओं में इसकी स्टडी दोबारा से हम करेंगे, उसमें आपको पूरा विजुअलाइज कराएंगे, डोंट वरी। तो ध्यान रखिएगा, धनात्मक आवेश है, इसकी विद्युत बल रेखाएं, जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं वो किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। और वही से हम अगर ऋणात्मक आवेश है तो देखो, अगर ये ऋणात्मक आवेश हुआ और ये धनात्मक आवेश है तो इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जब भी आकर्षित करेगा तो उसकी जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होगी वो किधर होगी, अंदर की तरफ आएगी। इसका मतलब क्या होता है कि ऋणात्मक आवेश जो होता है उसमें विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कुछ इस तरीके से आएगी। क्लियर है? और रेखाएं जितनी कम होती है मतलब है विद्युत क्षेत्र उतना ही कम है, और रेखाएं जितनी ज्यादा होती है उसका मतलब कि वहां पे विद्युत क्षेत्र उतना ही ज्यादा है। तो ये चीज जो है वो यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। इधर देखिए, ये Q0 और ये Q1, तो इस पे क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेगा, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाएगा और कुछ इस दिशा में लगेगा, जिसका मान क्या होगा, E किस पे लग रहा होगा, 0 पे। कौन लगा रहा है, पहले वाला, तो ये क्या हो जाएगा, E01। क्लियर है? कितना हो जाएगा, E01। यहाँ पे देखिए दूरी, अगर आपको दूरी निकालनी है तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 0 तक पहुंचना है, किसकी दूरी चाहिए, 0 का स्थिति सदिश, कहां से लेकर के 1 से लेना है, इसलिए इसका स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, R01। क्लियर है? अरे मैंने अभी तक एक बनाया है Q0 के ऊपर, Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो, ये Q2 है, तो Q2 का विद्युत क्षेत्र होगा वो भी इसकी तरफ होगा, तो आगे की तरफ, और फिर बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। ये विद्युत क्षेत्र E0 पे लग रहा होगा, कौन बना रहा है, दूसरा आवेश यानी E02, और ये एक सदिश राशि होती है इसलिए तीर का निशान कहां से जा रहा है, 0 तक। स्थिति सदिश किसका चाहिए, 0 का, कहां से लेकर के, 1 से लेकर के, सॉरी 2 से लेकर के, तो क्या हो जाएगा इसका स्थिति सदिश, R02। क्लियर है? R02 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूं Qn की, तो ये Qn से आ रहा है, और Qn का जो स्थिति सदिश होगा वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा, E0n, और E0n कहां से आ रहा है, n से, किस पे आ रहा है, 0 पे। बीच में डिस्टेंस कहां तक की चाहिए, 0 तक की, कहां से स्टार्ट करेंगे, n से स्टार्ट करेंगे, तो R0n आ जाएगा। ये कंसेप्ट अलग नहीं है, ये कंसेप्ट वही कंसेप्ट है जो हमने कूलाम के नियम के लिए उपयोग में लिया था, और कूलाम के नियम में भी हमने क्या किया था, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया था, और उस अध्यारोपण के सिद्धांत में भी सेम ऐसा ही डायग्राम हमने रिप्रेजेंट किया था। चलिए अगर आपका डायग्राम बन चुका है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। चलो, तो हम जानते हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, और आप जानते हो, क्या जानते हो कि E01 का मान क्या होता है और E02 का मान क्या होता है। कल हमने सदिश रूप पढ़ा था, और सदिश रूप के अंदर यही लिखा है कि आवेश Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E01 है, तो E01 क्या हो जाएगा, E01 E बराबर होता है KQ/R², यही होता है KQ/R²। लेकिन अगर मैं बात करूं सदिश रूप की तो इसमें लग जाता है R कैप, क्या लग जाता है, R कैप लग जाता है। और अगर आप इसकी बात करते हो कि ये तो था ओरिजिनल, और इसके केस में क्या हो जाएगा, देखो E01 किसके कारण है, Q1 के कारण है। E01 अगर Q1 के कारण है, मैं दोबारा से वो चीज नहीं कर रहा हूं जो आप वापस करते हो कि F/Q, क्या करते हैं, F/Q। चलो एक बार करके बता देता हूं। F क्या है, बल का मान, और बल का मान कितना होता है, इसके ऊपर अगर आप बल देखोगे तो इस दिशा में बल लग रहा होगा,
कूलाम के नियम का जो अध्यारोपण का सिद्धांत है उसमें हमने बल का मान लिखा है कि k गुणा पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश बटे r01 का स्क्वायर गुणा r01 का कैप। क्या हो जाएगा? r01 का कैप। उसमें हमने 1 2 लिया था, ये यहाँ पे डायरेक्टली क्या ले रहा हूं मैं? 01 का कैप ले रहा हूं। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका e01। अब e01 बनाना है तो डिवाइड बाय q करूंगा, और q क्या है? परीक्षण चार्ज का मान है, और उसका मान कितना है? q नॉट। तो q नॉट से q नॉट कट जाएगा, ये 1 है, तो e01 इज इक्वल टू k गुणा q1 बटे r01 का होल स्क्वायर गुणा r01 के डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। क्लियर है? सेम इसी तरीके से e02 की बात करता हूं, तो e02 क्या हो जाएगा? e02 का मान हो जाएगा k गुणा, और इसको आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? e01 बराबर k गुणा q1 बटा r01 का क्यूब गुणा r01 का वेक्टर। ये क्यों होता है? क्योंकि r01 जो है वो किसका मान होता है? r01 वेक्टर बटा r01 का मॉड ये होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मान रखा और इसका मान आ चुका है। अगर इसका मान आ चुका है तो हम क्या करेंगे? e01 आपको मिल चुका है, सेम इसी तरीके से e02, और e02 का मान क्या हो जाएगा? k गुणा q2 बटा r02 का होल स्क्वायर गुणा r02 का कैप लग जाएगा। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि e02 बराबर k गुणा q2 बटे r02 क्यूब गुणा r02 वेक्टर। कुछ लोग कह रहे होंगे सर r02 क्या है? r02 वेक्टर कैसे हुआ और क्या होता है इसका मान? r02 का मान दोबारा बताओ। देखो r02 या r01 निकालना है, क्या कर रहे हैं? यहां से ये आया r1, और यहाँ पे ये तीर का निशान, और यहाँ से फिर जा रहा है इधर की तरफ r01, तो इसका ये जो मान है वो कितना दे रखा है? r2, सॉरी ये दे रखा है आपको r0। तो जब भी r01 निकालना है तो क्या हो जाएगा? देखो r1 प्लस r01 बराबर होना चाहिए r0 के, तो r01 कितना हो जाएगा? r0 माइनस r1। क्लियर है? सदिश रूप त्रिभुज यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर गया, फिर इधर गया, और फिर ये यहाँ पे मिल गया, मतलब ये इन दोनों का क्या होना चाहिए? परिणामी सदिश होना चाहिए। और अगर ये परिणामी सदिश है तो परिणामी सदिश का मान कैसे निकालते हैं हम? त्रिभुज के सदिश योग के नियम से। चलो तो आपको e02 मिल चुका है, और e02 अगर आपको मिल गया तो अब आप क्या करोगे? e0n निकालोगे, और e0n कितना होता है? k गुणा qn बटा r0n का क्यूब गुणा r0n का वेक्टर। ये लिख सकता हूं मैं समीकरण 1, ये वाला हो गया e01, e02 ये हो गया, e0n हो गया, e03 भी निकाल सकते हो। और अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा? अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, और अध्यारोपण का सिद्धांत आपको ये बताता है कि E जो होगा, क्या होगा? E किसका मान है? पूरे के पूरे निकाय का, यानी मैं बोल दूं E निकाय के लिए, निकाय का विद्युत क्षेत्र वो E01 प्लस E02 प्लस E03 प्लस सो ऑन E0n के बराबर होगा। अगर आप इन सब का योग करते हो, इन सब की जगह मान रख देते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? पूरे निकाय का विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा, जो निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों के कारण उत्पन्न हो रहा है। और उन सभी आवेशों के कारण ई निकाय
इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा एक बार और फिर हम आगे का करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आप जैसे ही क्लास एंड होती है उसमें आप नोट डाउन कर लो। जब जब आपको बोला जाता है स्क्रीनशॉट ले लो तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए और नोट्स प्रिपेयर हो जाए। इधर देखो, ई निकाय की बात करता हूं, कितना हो जाएगा? E01 का मान है KQ1 बटा R01 क्यूब गुणा R01 वेक्टर प्लस, अगर मैं 2 की बात करूं तो K गुणा Q2 बटा R02 का क्यूब गुणा R02 वेक्टर। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं 3 वाले की तो आगे 3 हो जाएगा और फिर इसी तरीके से n तक चलता जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि k गुणा qn बटा R0n का क्यूब गुणा R0n वेक्टर हो जाएगा। इन सब का योग करते हो तो देखो k सबके अंदर कॉमन है, k सब में कॉमन है तो k को क्या ले लो? बाहर ले लो। Q1 Q2 Q3 Qn क्या है? सारे अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा? k गुणा सम ऑफ i बराबर 1 से लेकर i बराबर n तक जाएगा। किसका मान होगा? Qi बटा R0i का क्यूब गुणा R0i का वेक्टर। क्लियर है? ये जो i होता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मान है यहाँ पे i जहां पे लगा हुआ है उन सब की जगह हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे खत्म कर देंगे। ये जो बड़ा सा ई बनाया है ये क्या होता है? समेशन को दर्शाने के लिए होता है कि सम क्या है, इसका योग क्या है। सभी को अगर एक पद में लिखना चाहो तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ई निकाय के बराबर हो जाएगा। तो निकाय का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कुछ इस तरीके से इसके बराबर होगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट पहले ले चुके हो। अब आप ये 2 लाइन लिख लीजिए और ये है अध्यारोपण का सिद्धांत जो कि कूलाम के नियम में था, वही है। आपको इसको रट्टा नहीं मारना, ध्यान रखना, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना। निकाय के अंदर जितने आवेश होंगे उनसे अलग अलग विद्युत क्षेत्र निकालो और उनका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र क्या कर दो? आप जोड़ दो। वो जैसे आप विद्युत क्षेत्र का योग करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका डिजायर्ड आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। चलो अब करते हैं विद्युत क्षेत्र के ऊपर एक क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, एक 5 × 10 की घात -4 एक 5 × 10 की घात -4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्यरत है तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको दे रखा है कि इतना आवेश है और इसके ऊपर इतना बल कार्यरत है तो इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, वो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने सूत्र पढ़ रखा है, एक बार इसको खुद ट्राई करें और उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, वो सॉल्यूशन आप देख सकते हो। चलिए वीडियो को पॉज कीजिएगा ट्राई करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि भाई आप यहाँ पे करते रहो और मैं बैठा रहूं, ऐसा नहीं होगा। आप वीडियो को पॉज करें, जहाँ पे है वहीं पे रोक दें, फिर अपना क्वेश्चन रफ कॉपी में करें। आपको 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम लगता है लगाइए
और उसके बाद वीडियो चालू करें और देखें कि सर ने क्या सोल्यूशन किया है और क्या हमारा और इनका मैच हो रहा है, क्या हमने कहीं गलती तो नहीं करी है, अगर गलती करी है तो कहाँ करी है, क्यों करी है, उसको सुधार करना है। चलो, दिया क्या है आपको, आवेश का मान दे रखा है, यानी Q बराबर दे रखा है 5 × 10⁴ कूलम, और आपको क्या बोला है, इसके ऊपर बल कार्यरत है। बल कितना लग रहा है, 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। अगर 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है तो इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी E आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता विद्युत क्षेत्र के क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, F/Q होता है। E बराबर F/Q होता है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F का मान जो कि होता है 2.25 बटा Q का मान है 5 × 10⁻⁴ है, ध्यान रखना 10⁻⁴। कभी भी गलती चिन्ह रखते टाइम नहीं करनी है, क्योंकि चिन्ह में अगर गलती कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन आगे तो गलती हो जाना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 2.25 भाग 5, दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे 2.25 भाग 5, और 10⁻⁴ है वो ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा 10⁻⁴। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व करने के लिए या तो पहले पॉइंट हटा के सॉल्व कर लो, या फिर आप अपने तरीके से जिस हिसाब से सॉल्व करते हो कि भाई सीधा के सीधा भाग दे दो। अगर सीधा डिवाइड करते हो तो E बराबर क्या आ जाएगा, 225 के अंदर 5 का भाग दो, जैसे आप 5 का भाग दो कितना आ जाएगा 4 और 5। अब देखो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁴, तो E का मान कितना हो जाएगा 4.5 × 10⁻3। अब इसकी बात आती है कि यहीं पे खत्म हो गया, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, मात्रक रखना पड़ेगा। और मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, न्यूटन पर कूलम। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। 4.5 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी आंसर यही रहा होगा। अगर जब भी आप करते हो तो इसका आंसर जो होता है, जैसे आपने किया, मेरा आंसर देखने से पहले एक बार कमेंट कर दिया, ताकि मुझे भी लगेगा कि आप लोग सच्ची में आंसर निकाल रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, पढ़ रहे हो। क्लियर है? तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं फिर आगे। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, किसी वस्तु पर 12 इलेक्ट्रॉन के तुल्य, किसी वस्तु पर 12 इलेक्ट्रॉन के तुल्य, 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, तो 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, तो यदि वस्तु द्वारा 16 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार पढ़े, थोड़ा सा फील करें कि कहना क्या चाह रहा है, गलती आपको नहीं करनी है।
किसी वस्तु पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है तो वस्तु द्वारा 16 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। और विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए आपको पता है E बराबर क्या होता है, F बटा Q होता है। तो आप एक बार करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए। चलो, आपको क्या दिया हुआ है, दिया है कुछ बच्चे ये कर रहे होंगे कि Q बराबर तो हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Q बराबर क्या हो गया 12 और F बराबर क्या हो गया 16। इसको कूलाम कर देते हो, इसको न्यूटन कर देते हो और आप सीधा सीधा E बराबर क्या करते हो F बटा Q, और F बटा Q हो गया 16 बटा 12। और जब आप 16 बटा 12 करोगे आपका आंसर शायद आ रहा होगा 0.75 के आसपास। कितना आ रहा है 0.75, और 0.75 आते हैं आप क्या करते हो, आंसर आ गया सर। लेकिन वो क्या है, गलत है आपका आंसर। क्यों है गलत, देखो इधर, जब इलेक्ट्रॉन दे रखा है आपको Q बराबर 12 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, यानी आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है 12, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। इतना एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, और 12 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, इसलिए 12 इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालना पड़ेगा। तो कुल आवेश जो होगा, जिसको आप Q बोलते हो, वो Q का मान कितना हो जाएगा N गुणा E। तो Q बराबर होता है आपका 12 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अब आप इस Q का मान और इस F का मान उपयोग करके विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हो। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E बराबर F बटा Q होता है। E बराबर F का मान क्या है, F का मान 16 न्यूटन, 16 न्यूटन बटे 12 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। जब 10 की घात माइनस 19 है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा 16 इंटू 10 की घात प्लस का 19 बटे 12 गुणा 1.6। ये अगर आप पॉइंट हटाते हो तो यहाँ पे लग जाएगा 10 और यहाँ से ये कट जाएगा। अब अगर आप मान निकालते हो तो E बराबर कितना आ जाएगा 10 बटे 12 गुणा 10 की घात 19, और इसकी न्यूटन, इसकी आपको यूनिट रखनी है। जब भी आप इसकी यूनिट रखोगे तो यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि आप पुराना ना भूलें, सीधा सीधा मान नहीं रखें। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन दिया हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखना है, और उससे कितना आवेश उस वस्तु पे आया वो आवेश का मान आपको गणना करके फिर भाग देना है, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए, आज हमने पढ़ा अध्यारोपण का सिद्धांत, और अध्यारोपण के सिद्धांत पे अभी न्यूमेरिकल बाकी है, किया नहीं है क्योंकि ये तो नॉर्मल था जो आपका विद्युत क्षेत्र के ऊपर न्यूमेरिकल है। अध्यारोपण के सिद्धांत के कुछ न्यूमेरिकल है बहुत ही अच्छे अच्छे, वो कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।